तो ठीक है। तो एक तो अपन लिख सकते हैं ये टेम्परेचर वाला पार्ट कि भाई कैसे अपन क्वेश्चन लिखना होगा। तो अपन को ये वैल्यू गिवन है डेल्टा एच की, अपन डेल्टा एच ले लेते हैं। मैं एक टेम्परेचर दे देता हूँ, टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है। डेल्टा एच का वैल्यू इस साइन के साथ अपन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक वैल्यू गिवन होगा, दूसरा अपन कैलकुलेट करके बताओ। दैट इज ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट वी कैलकुलेट। अब अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट अपन ऐसे लिख लेते हैं, इफ डेल्टा एच का वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव है इस रिएक्शन के लिए। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है देन Kc2 जो होगा वो बड़ा होगा Kc1 से व्हेन T2 इज ग्रेटर देन T1। लेकिन अगर, ठीक है ना, अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा देन Kc2 will be less than Kc1 when T2 is greater than T1। ठीक, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, अगर अपन इस वैल्यू को नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे ना और टेम्परेचर T2 बड़ा है T1 से, तो T2 माइनस T1 आएगा और T1 अपॉन T2, मतलब एलसीएम ले लेंगे अपन इधर। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया ना तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है, रेशियो जो है 1 से कम है। और अगर ये रेशियो नेगेटिव में होगा इसका मतलब है ये वैल्यू छोटा होगा इससे, लॉग में है ना, ये वैल्यू छोटा होगा इससे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है। लॉग आपने पढ़ा हुआ है तो अपन बता सकते। सो मतलब अपन रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर, अगर ये वैल्यू डेल्टा एच पॉजिटिव होता है किसी रिएक्शन के लिए, तो Kc2 बड़ा होने का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वन इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज सेकंड फैक्टर। चेक कर लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर इफेक्ट में क्या होगा, अगर अपन सपोज करते हैं प्रेशर के लिए कि increase in pressure favors those reaction, increase in pressure favors those reaction in which decrease in volume take place, in which decrease in volume take place, whereas decrease in pressure favors a reaction in which increase in volume take place। तो increase in volume take place, ठीक है। अब ये सेंटेंस तो ठीक है, आपने मतलब मुझे सेंटेंस बता दिए, अच्छी बात है, एक सेंटेंस ये बता दिया आपने, वेरेज आपने कहा कि भाई बी सेंटेंस ये बता दिया। मेरे मतलब ये है कि जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, मेरे पास N2 प्लस, जैसे एग्जाम्पल लिखने, तो N2 प्लस 3H2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ NH। तो देखो अपन रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कैसे। अपन कहेंगे सर अपने पास 4 मोल्स हैं, मतलब 4 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम इसका है और 3 वॉल्यूम इसके, 4 वॉल्यूम है और आप टोटल 2 वॉल्यूम बना रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हैं ना। तो वॉल्यूम कम कैसे होगा, जब प्रेशर बढ़ाओगे, इसका मतलब है इस रिएक्शन में आपको प्रेशर बढ़ाना चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, और बन कितना रहा है 2 वॉल्यूम। तो आप यही तो बोल रहे हो, increase in pressure favors those reaction in which decrease in volume take place। इधर 4 वॉल्यूम था, 2 वॉल्यूम बन गया, तो ये हाई प्रेशर पे फेवरेबल होगा, तो अपन कहेंगे ये हाई प्रेशर पे फेवरेबल है। अगर अपने पास ऐसे गिवन होता, PCl5 है
ये डिसोसिएट होके PCl3 बना रहा है और प्लस Cl2 बना रहा है। तो अपन कहेंगे सर अगर इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो ये दोनों स्टिक होके ये बनाएंगे। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये दोनों स्टिक होके ये बनाएंगे। भाई प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? अब वॉल्यूम के टर्म में देखें तो देखो एक वॉल्यूम है, अपन को इस तरफ कितने वॉल्यूम थे? 1 वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम इसका। अगर यहाँ 2 वॉल्यूम है, बैकवर्ड में 1 वॉल्यूम है, तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब है अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो क्या करना होगा अपन को? लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर पे ही तो कोई पार्टिकल टूटेगा ना, ये तो डिकम्पोजिशन है। भाई इसको ब्रेक होना है तो पार्टिकल, तो अपन पता, अपन ये नहीं करें कि क्या कंसेप्ट है, हमें खुद ही ये पता है भाई किसी को तोड़ना है तो उस पर प्रेशर नहीं लगाना, ब्रेक करना है अगर उसे 2 पार्टिकल में कन्वर्ट, अगर प्रेशर लगाओगे तो वो जुड़ के रहेगा आपस में, तो इसको लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और आपने लिखा भी है डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शन इन विच इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसमें डिक्रीज इन प्रेशर मतलब लो प्रेशर विल बी फेवरेबल। तो अपन कहेंगे अगर मान लो किसी रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर भाई यहाँ भी 1 वॉल्यूम है, यहाँ भी 1 वॉल्यूम है और यहाँ 2 वॉल्यूम, यहाँ भी 2 वॉल्यूम था, यहाँ भी 2 वॉल्यूम है, तो फिर अपन कहेंगे यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सो इसमें वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो हाई प्रेशर शिफ्ट रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो हाई प्रेशर शिफ्ट फॉरवर्ड। और इसमें नो चेंज इन वॉल्यूम, सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर in volume, so no effect of pressure। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो अपन कहेंगे सर ये सारा पार्ट ठीक है, फिर तो हम इसको इससे भी बता सकते हैं। ठीक है, आपने देखो अपन ने सेंटेंस वगैरह से कोई मतलब नहीं, वैसे भी अपन को पता है भाई अगर आप कहीं प्रेशर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल ज्यादा होंगे वो स्टिक होके कम पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे इस रिएक्शन में तो ये दोनों स्टिक होके PCl5 बना देंगे। इधर तो जितने पार्टिकल हैं उतने ही पार्टिकल बन रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन कहेंगे सर फिर मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, इसके लिए डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसके लिए डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, जबकि इसके लिए डेल्टा एन जी 0 है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन रिएक्शन। फेवरेबल का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर मान लो हाई प्रेशर होगा, डेल्टा एन जी 0 लेस देन 0 है तो हाई प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो लो प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एन जी 0 है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का इफेक्ट है। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट। कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है, तो कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट जब ये लिख लोगे तो आप मुझे बता देना, वैसे मैं इसके नोट्स भेजूंगा, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, तब लिख भी सकते हैं बाद में। नेक्स्ट वीक में शायद मैं वीकडेज में भी वहां पर रहूंगा सेंटर पे, तो अगर किसी को डाउट्स है तो सेंटर पे आके पूछ सकता है। नेक्स्ट वीक में ना वीकडेज में भी मैं सेंटर रहूंगा।
अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब ऐसे बैठ के सामने बैठ के कुछ पूछना है पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। शुरू कर लें, नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। यस सर। अब ना कंसंट्रेशन पार्ट पढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन में थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होता है, इसमें काफी डिस्कशन होता है, तो चलो देखते हैं कैसे। फॉर अ रिएक्शन, अपन कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लेते हैं। अगर सपोज करते हैं अपन थोड़ा सिंपल लेते हैं, मतलब मैं तो N2+3H2 लेना चाहता था, बट ये थोड़ा सिंपल भी है अपने पास, PCl5 PCl3 प्लस इसके लिए अपन केसी लिख लेते हैं। केसी तो अपन ऐसे लिखेंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ऐसे होता है। ऐसे होता है। अब अपन को एक बात अच्छे से पता है कि देखो, अगर मुझे किसी रिएक्शन का केसी का वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर से चेंज नहीं होती। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 10 है और ये मुझे रेशियो 10 गिवन है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये रेशियो मुझे 10 गिवन है। अगर अपन इसमें PCl3 को ऐड कर दें, बाहर से एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो फिर ये बढ़ जाएगा, मतलब QC बढ़ जाएगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो QC हो जाएगा ना फिर तो। ये अपन इसी से समझ लेते हैं, QC की अभी बात ही नहीं करते हैं। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, मतलब PCl5 का इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये रेशियो 10 से बढ़ा हो जाएगा। ये तो चेंज हो नहीं सकता। तो रिएक्शन मूव करेगा किसी डायरेक्शन में सो दैट कि ये रेशियो वापस 10 हो जाए। तो कहाँ मूव करना चाहिए? तो अपन कहेंगे आपने इसको बढ़ाया है ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट होने से PCl5 बढ़ेगा और PCl3 कम होगा। तो PCl3 कम होगा और PCl5 बढ़ेगा कब तक? जब तक ये रेशियो वापस क्या ना हो जाए 10। जैसे 10 होगा फिर रुक जाएगा। तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, वैसे ही अगर मैं इसको रिमूव करूंगा इक्विलिब्रियम पे तो फिर फॉरवर्ड आएगा। कब तक? जब तक कि वापस इनका रेशियो कितना हो जाए 10। तो रिमूवल ऑफ PCl3 शिफ्ट रिएक्शन फॉरवर्ड, रिमूवल ऑफ Cl2 शिफ्ट रिएक्शन फॉरवर्ड, रिमूवल ऑफ PCl5 शिफ्ट रिएक्शन बैकवर्ड, एडिशन ऑफ Cl2 शिफ्ट रिएक्शन बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे या कम करोगे तो फिर रिएक्शन को शिफ्ट होना होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से, ये तो फिक्स होगा। चेंज क्या होता है? रिएक्शन का डायरेक्शन। अपन ने इसको रिमूव किया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया। अपन ने इसको रिमूव किया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया। अपन ने इसको ऐड किया, रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। इसको ऐड किया, रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। लाइक दैट। तो कॉन्सेंट्रेशन में अपन इस टाइप से बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं भाई, रिमूवल ऑफ Cl2 will shift Cl2 और PCl5 will shift PCl3 है, will shift the reaction forward direction, will shift reaction in forward direction, the reaction or move the reaction forward direction, है ना? And removal of PCl5 will shift the reaction in backward direction, will shift the reaction backward direction, reaction back। बाकी एडिशन आपको समझ में आ गया कि भाई अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या। एंड ऑन एडिशन ऑफ PCl3 will shift backward,
शिफ्ट रिएक्शन बैकवर्ड, वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशंस लिखेंगे इसके, अब अपन कंसंट्रेशन में एप्लीकेशन, ठीक। अपन लिखेंगे एप्लीकेशन 1 में, इसको ना केस, अपन हर एक एप्लीकेशन को डिफरेंट केसेस में पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। केस 1, इन हेटेरोजेनियस रिएक्शंस। अब हेटेरोजेनियस रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जिनमें अलग अलग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्ट, जैसे ये होमोजेनियस रिएक्शन है क्योंकि सभी गैसियस स्टेट में है। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम तो उसको कहते हैं अपन होमोजेनियस रिएक्शन। इनमें से कोई एक सॉलिड होता है या लिक्विड होता है तो अलग अलग अगर फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तो उसको अपन कहते हैं हेटेरोजेनियस रिएक्शन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे अपने पास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है और ये डिकम्पोज करके 1000, कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली 1000 डिग्री पे डिकम्पोज होता है। तो अपन कहेंगे कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डिकम्पोजिशन से मतलब है, बट ये 1000 डिग्री पे डिकम्पोज होता है, ऐसा। अब इसमें अपन कहेंगे देखो सर केसी लिखो या केपी लिखो, सॉलिड तो आता नहीं है, केपी में तो अपन लिखते नहीं है सॉलिड, ना तो केसी में लिखते हैं ना केपी में लिखते हैं। आप केपी लिखोगे क्योंकि गैसियस स्टेट है तो, या केसी लिखोगे तो, केसी लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और अगर आप केपी लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखोगे, ये लिखोगे। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सपोज करते हैं, सपोज we have to shift the reaction in forward direction, अपन assume we have to shift the reaction in forward direction, reaction in forward direction, forward direction, अपन चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाए। तो रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपन को चेंज करके अपन रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक फैक्टर तो अपन लिखेंगे कि सर क्या कर सकते हैं अपन, रिमूवल ऑफ CO2, और कोई फैक्टर एडिशन, तो अपन कहेंगे रिमूवल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सर सॉलिड्स पे अप्लाई करेंगे इस फैक्टर्स। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि सर ये वाले फैक्टर तो इसमें है ही नहीं, ना तो इसमें है ना तो इसमें है। भाई हमारा केपी मान लो गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं केपी अपन को 10 गिवन है, तो इसके ऐड करने से या इसके ऐड करने से या इसको रिमूव करने से या इसको रिमूव करने से केपी में क्या चेंज आ रहा है आप तो ये बता दो। केपी में तभी चेंज आएगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेंज होगा, भाई केपी में तो तभी चेंज आएगा ना जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या जब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 चेंज होगा तो केसी में चेंज आएगा, वरना तो केसी में कोई चेंज नहीं है, केसी तो वैसे भी चेंज नहीं होता। भाई ये रिएक्शन का केपी और केसी तो इनके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब सॉलिड को रिमूव करो या ऐड करो, देयर इज नो इफेक्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इसमें तो हो जाएगा क्योंकि सभी गैसेस थे ना, केसी या केपी में होंगे। सो एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉलिड in any chemical equilibrium reaction has no effect. Addition or removal of solid or removal of solid in chemical equilibrium reaction reaction has no effect.
मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर इसी से फर्क पड़ेगा। अब CO2 अपन कितने टाइप से, अपन क्या करें, अब अपन को अच्छे से पता है कि भाई देख Kp इज इक्वल टू आपने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और रिएक्शन फॉरवर्ड तभी आएगा जब ये कम होगा, क्योंकि ये तो चेंज होता नहीं है। आप इसको कैसे कम कर सकते हो, क्योंकि अगर ये कम होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, तभी आपने कहा रिमूवल ऑफ CO2, रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि Kp के बराबर होगा। तो ये वैल्यू अगर 10 गिवन है मुझे, और इसको आपने रिमूव किया तो ये 10 से कम हो जाएगा, 10 से कम आएगा तो ये फॉरवर्ड आएगा, सो दैट कि ये वापस 10 बन जाए। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, रिमूवल ऑफ 10 और एडिशन ऑफ CaCO3, ये तो हो नहीं सकता भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो सॉलिड्स है। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड फैक्टर ऐसे लिख लेते हैं। हमें पता है कि सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं। चलो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये खुद ही बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो इसको तो बढ़ना ही होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपको रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करना है ना, आपने यही तो कहा था कि मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर will shift the reaction forward। ठीक है, ये तो चलेगा। थर्ड पॉइंट, और क्या कर सकते हैं, जिस वेसल में इसको कैरी आउट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम बढ़ा दो। हाँ तो एक ही बात है ना, रिमूवल ऑफ CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर कम किया आपने, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। हाँ एक ही बात है, लेकिन मतलब ठीक है, अपन को लिख सकते हैं अपन, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो एक ही बात, लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं। और कोई अपन कहेंगे सर और कोई, मैं और क्या, नंबर ऑफ मोल्स भी हो जाए, हाँ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। हाँ हाँ, और अपन एक काम करते हैं, ये CO2 से असली गैस, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि वेसल तो बहुत बड़ा होगा और इसमें पूरा गैस ऑक्युपाइड है, क्योंकि गैस कितना भी कम हो वो तो पूरे वेसल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं। अपन को पता है लिक्विड नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है गैस के कंपैरिजन में इन अ वेसल। अपन लिक्विड अगर बहुत थोड़ा है तो उसके वॉल्यूम को निगलेक्ट कर लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH और KOH। तो अपन कहेंगे सर ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हो आपकी, इसमें थोड़ा सा NaOH डाल देते हैं तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और CO2 को एब्जॉर्ब करेगा अगर, क्योंकि वो बेस है और ये एसिड है CO2, एब्जॉर्ब होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, वो चलेगा। CO2 is absorbed by base। ठीक है, ये भी हो सकता है। और कोई फैक्टर अगर अपन चेक करें तो अब इसमें एक और फैक्टर, लेकिन वो अपन ने पढ़ा नहीं, तो ये फैक्टर अपन फिफ्थ वाला जो है ना, इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अपन लिख देते हैं जब अपन पढ़ लेंगे ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बाद में पढ़ाऊंगा उसको। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मतलब कोई ऐसी चीज जो इनर्ट हो, इससे रिएक्ट ना करे और इसका प्रेशर बढ़ा दे, सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस में एक तो अपन नोबल गैसेस लेते हैं, नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस अज्यूम करते हैं, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर will shift reaction forward, a reaction forward। अब इनर्ट गैस का एडिशन में आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग जैसे पढ़ाऊंगा, इधर अपन छोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट को, क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें मैं आपको सारे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, नंबर्स कैलकुलेट करके
कि इसके ऐड करने से रिएक्शन कहाँ से होता है, तो वो मुझे पता है, वो फॉरवर्ड जाएगा इसमें। अभी आपको बताऊंगा अभी मैं कैसे, तो पूरा न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, और वो क्यों जाता है वो तो इधर तक अपन ने एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारे दिए, ये बाद में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में अभी फैक्टर्स इफेक्टिव नहीं पढ़े। एक केस अपन ने पढ़ा कि भाई कैसे अगर हेट्रोजीनियस, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप के। रिएक्शन में बताओ इसको ऐड किया तो कहाँ जाएगा, सॉलिड को रिमूव किया तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो सॉलिड है ही नहीं इसमें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। दैट इज हेट्रोजीनियस, राइट। अब अपन केस 2 पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। Sir, please wait. हो गया। Yes. ठीक, फिर अपन ने केस 2 ये अपना केस। अब केस 2 में कुछ थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन, सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। न्यूमेरिकली। चलो अपन ऐसे करते हैं, तो जो मुझे पता सर आवाज नहीं आ वही रही है अच्छे से। सपोज और इक्विलिब्रियम लिया, मुझे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे देता है, मुझे CO इक्विलिब्रियम विद CO प्लस मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? रुको रुको रुको। ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी सब मतलब बोल रहे हैं, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि सर ठीक है। अच्छा बहुत कम आ रही थी, अब ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन एक रिएक्शन ले रहे हैं अपन, तो इसमें अपन क्या करेंगे, मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब इनके इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन क्या क्या होंगे वो गिवन है मुझे। सो देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन था, है मैंने अपन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें अपन ने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा था। इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सपोज 0.6 है, और ऐसे कर लेते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका सपोज पॉइंट अपन ने का 4 है, और इसका 0.2 है, 0.3 है, और इसका 0.6 है, और इसका 0.2, ऐसे अपन को दिखा, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो अपन कहेंगे सर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर आप दे दोगे तो मुझे तो Kc कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इट विल बी CO प्लस H2O डिवाइड बाय, और ये तो CO2 हो जाएगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगा, और ये तो बड़ा इजी दिया आपने मुझे, क्योंकि ये तो 0.6 इंटू 0.2 है, और डिवाइड बाय हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3, तो ये तो कैंसिल हो गए सारे, फिर तो मेरे पास 1 आ गया, मतलब इस रिएक्शन का Kc आपने मुझे 1 दे दिया। ठीक है, अब अपन को एक बात अच्छे से पता है, अगर मैं किसी रिएक्शन का Kc कैलकुलेट करूं तो वो Kc सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, बाकी किसी फैक्टर से नहीं। अब चलो अपन देखते हैं क्या चलो, अब मेन पार्ट अपना अब आएगा, ये तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन। नाउ इट इज डिजायर्ड, मैं चाहता हूं, है ना, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज the concentration of CO2
2.6. Calculate the moles of CO. Calculate the moles of, कोई भी ले सकते हैं पहले में से, क्योंकि देखो अगर इसको बढ़ाना है तो मुझे रिएक्शन बैकवर्ड लेके जाना होगा। तो या तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर इसको रिमूव करना पड़ेगा। दो ही कंडीशन है मेरे पास बैकवर्ड ले जाने की। तो या तो मैं इन दोनों में से किसी को इंक्रीज करूं या फिर इसको रिमूव करूं, तो भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों में से किसी एक को ऐड कर लेते हैं रादर देन रिमूव। इसको भी रिमूव कर सकते हैं, अपन को तो कंसेप्ट से मतलब है कि आप कैसे बताओगे। सो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड to be added at equilibrium stage. At equilibrium state. ये अपन को बताना है। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, बता देंगे। अपन क्या करेंगे, आप चाहते हो कि ये इसका ये कितना हो जाए 0.6, 0.4 से 0.6 हो जाए, ठीक है, हो जाएगा। इसको ऐड करना है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मतलब जल्दबाजी, अपन को ये लगता है बस अभी निकाल देते हैं ऐसे, वो नहीं करना। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, मुश्किल से अपन को एक दो चैप्टर और बचे हुए हैं जिनमें अपन को न्यूमेरिकल ऐसे पढ़ना है। बाकी मैक्सिमम पार्ट वो है जो मैं बताऊंगा जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। इसलिए न्यूमेरिकल वाले पार्ट में थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है ना। एक मिनट रुको। तो इट इज डिजाइन टू इंक्रीज। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है सर, CO2 है, एक बार फिर से लिखते हैं अपन, H2O है, और अपन कहेंगे ये हो गया CO प्लस H2O, ये आ गया अपने पास। बंद कर दो, अब कोई फोन ना आए ना। तो अपन कहेंगे अब इसमें अपने पास गिवन था, तो देखो अपन कहेंगे भाई हमें तो पहले से इक्विलिब्रियम गिवन था 0.4, 0.3, 0.6 और 0.2, ये तो मुझे पहले से गिवन था। अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे इसको बढ़ाना है सो दैट कि ये इंक्रीज हो जाए। तो अपन कहते हैं लेट A moles of this is added. H2O is added. तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर आपने ऐड किया तो मैंने ऐड कर दिया। भाई अपन ने A moles ऐड करने थे, कर दिया। अब क्या, जैसे इसको ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, शिफ्ट कर देते हैं। अपन कहेंगे अब जब रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन, तो अपन कहेंगे जब ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स इसके भी रिएक्ट करेंगे, उतने ही मोल्स इसके बनेंगे और उसके मोल्स इसके, क्योंकि फिर वो तो रिएक्शन का डायरेक्शन में शिफ्टिंग किसी डायरेक्शन में, वो तो अकॉर्डिंग टू द मोलर कोफिशिएंट होता है। मान लो अपने पास ऐसे क्या बनता है N2 + 3H2 और इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ NH3। तो अपन कहते हैं मेरे पास इनिशियली मैंने इसके 2 मोल्स ले लिए, इसका 1 मोल ले लिया, तो अपन क्या बोलते हैं, ये तो इनिशियल आपने ले रखे थे ना, ये आपके पास थे ना। अगर रिएक्शन करना है तो अपन ऐसे करते हैं, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, मतलब अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3x रिएक्ट करेंगे और इसका 2x बनेगा। तो 2 मोल्स इनिशियली थे, x मोल रिएक्ट कर गए टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो अपन क्या करते हैं 2 - x, और ये कितना लिखेंगे 1 - x 3x। मतलब जो रिएक्शन होता है वो तो मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से होता है ना। ये तो अपन भी तो इसमें कहेंगे ठीक है सर, इसका अगर मान लो -x रिएक्ट किया तो इसका भी -x शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसका तो बनेगा क्योंकि ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ये भी बनेगा।
तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि भाई इनिशियली मेरे पास ये था और x रिएक्ट कर गया इक्विलिब्रियम लाने के लिए वापस, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 प्लस a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.6 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.3 था, x बन गया तो 0.3 प्लस एक्स हो गया, और ये भी 0.4 था, x बन गया तो 0.4 प्लस एक्स हो गया। अपन क्या कहेंगे, ये पार्ट मुझे गिवन है सर, गिवन वो क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना बनाना था 0.6, मतलब 0.4 प्लस x इज इक्वल टू 0.6, मतलब x इज इक्वल टू 0.2। तो ठीक है, फिर तो मुझे यहाँ पर कंसंट्रेशन पता चल गया, x का वैल्यू अगर 0.2 है, इधर 0.2 है तो ये 0.6 हो गया नए इक्विलिब्रियम पे, ये 0.5 हो गया, ये 0.4 हो जाएगा, और नए इक्विलिब्रियम पे x का वैल्यू 0.2 है, तो फिर ये a ही बचेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, भाई केसी तो चेंज होता नहीं है, वो तो वही रहेगा CO इंटू H2 डिवाइडेड बाय CO2 इंटू H2। तो ये तो मुझे 1 गिवन है, so I will write that 1 will be equal to that is 0.4 into A divided by 0.6 into 0.5, ये आ गया, तो ये तो 2/3 हो गया, so ये तो 1.5 हो जाएगा, so 1.5 divided by 2 is equal to A, therefore A is equal to 0.75 moles। लो भाई आंसर आ गया, मतलब अगर मुझे इसको 0.6 बनाना है तो मुझे इसके कितने मोल्स ऐड करने पड़ेंगे 0.75 मोल्स, ये ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 0.75, ये हो जाएगा। अगर मान लो अपन से कहते हैं कि भाई बताओ, मतलब इसको ना 0.6 बनाना था अपन को, कि इसको कितना रिमूव करें, तो अपन कहते हैं ठीक है 0.3 है इक्विलिब्रियम पे, -a कर देते हैं, जैसे इसको रिमूव करोगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब वैसे भी कर सकते थे, मैंने जैसे बताया ना कि इसको ऐड किया, इसको भी ऐड कर सकते थे, तो वही कंसेप्ट होता है, इसको या इसको रिमूव कर देते, तो जैसे इसको ऐड कर रहे थे प्लस, अगर इसको रिमूव करने की बात करते तो मैं 0.3 से माइनस कर लेता। ऐड करने से या रिमूव करने से कैसे अपन को पता चले, ठीक है। अब एक बात तो ये था, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन को मिल जाएंगे कि रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक और किया था पहले, PCl 5 से किया था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब अपन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे अपन दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे, तो केस नंबर 3, when only one side, मतलब LHS होगा या फिर RHS होगा ऑफ रिएक्शन, gases are given, देन अपन क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। देख, अगर मुझे ऐसे गिवन है, एग्जांपल ले रहे हैं, द रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है ऐसे, द टोटल प्रेशर at equilibrium for the reaction NH4SH, ये सॉलिड है, और इक्विलिब्रियम में अपन को गिवन है दैट इज NH3, ये गैस है, और H2S एक गैस, इज
10 atmosphere. Then calculate Kp. अपन क्या कहेंगे सर, एक बार देखो, आपने जो मुझे दिया हुआ है ये एक वेसल में आपने रिएक्शन किया होगा, ये तो सॉलिड है, जितना ये बना होगा उतना ये बना होगा। अगर एक भी मोल्स ये बनता है तो इसका भी एक ही मोल बनेगा, और रिएक्शन से दिख रहा है मुझे। और अगर जितने मोल्स इसके बनेंगे उतने ही मोल्स इसके बनेंगे, और ये तो सॉलिड है, ये तो केपी में आता ही नहीं है। इसका मतलब है वेसल में ये तो 100% है कि जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके भी। तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा ना NH3 का, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय P टोटल। टोटल मुझे क्या बनेगा, और इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मल्टीप्लाई बाय P टोटल। मतलब मेरे लिए ये हो गया, सिंस इक्वल मोल्स ऑफ NH3 and H2S is present in the vessel, so their mole fractions are equal. Mole fraction is equal. तो उसके मोल फ्रैक्शन इक्वल होंगे। तो फिर अपन डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग डाल्टन्स भाई, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पी टोटल या टोटल प्रेशर अपन पूरा लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर। तो फिर मैं लिख सकता हूँ therefore partial pressure of NH3 will be equal to mole fraction of NH3। इसका मोल्स 1 है और दोनों का मोल्स 1 + 1 2 हो गया, और टोटल प्रेशर हो गया 10, मतलब 5 एटमॉस्फेयर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S that will be equal to, उसका भी मोल्स 1 है और दोनों के मोल्स ये हैं, और टोटल प्रेशर 10, that is also 5 एटमॉस्फेयर। Kp is equal to have partial pressure of NH3 into partial pressure of H2S। So Kp कितना हो जाएगा, 5 into 5 25। ये लो भाई Kp। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आपके हिसाब से मेरा ये हो गया कि अगर मेरे पास ऐसे एग्जांपल, अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आए और ऑथेंटिसिटी अपन को पता चले, हमको ऐसे ही करना है। अपन कहेंगे आपके हिसाब से द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर रिएक्शन, मुझे रिएक्शन, and the reaction is the total pressure at equilibrium for the reaction अपन को given है, रिएक्शन ऐसे अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे लिखिए, दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट। ये सॉलिड है, ट्वाइस ऑफ NH3 बनेगा गैस, और एक बनेगा CO2, वो भी गैस। अब तो दोनों के मोल्स इक्वल नहीं है और एक ही तरफ मुझे गैसेस दिख रहे हैं। The total pressure for at equilibrium for the reaction, this is given to me, suppose 12 atmosphere। Then calculate Kp। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आपके कंसेप्ट के हिसाब से, सिंस एक ही तरफ गैसेस गिवन है तो मैं डाल्टन्स लॉ लगा सकता हूं। सो अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ, मैं क्या कर सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू, NH3 के कितने मोल्स हैं 2 और CO2 का 1, तो अपन ऐसे 2/2 + 1, ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया।
multiply by total pressure is 12, मतलब 2/3, so 8 atmosphere. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया, तो अपन कहेंगे उसका मोल्स है 1, तो 1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 4 एटमॉस्फेयर. Kp तो अपन को पता है रिएक्शन के लिए. पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दैट इज Kp. तो इसका मोलर कोएफिशिएंट 2 है. तो अपन क्या करेंगे, Kp विल बी इक्वल टू 8 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4. सो ये 64 हो गया, multiply by 4, that is answer. Atmospheric cube, है ना? 256 atmospheric cube, ये अपना आंसर है. किसी को डाउट है तो बोलो. अब अपने दिमाग में एक बात चल रहा है, सर अगर आप ऐसे कर सकते हो तो व्हाई नॉट, अगर दोनों तरफ गैसेस होंगे तो क्या प्रॉब्लम है भाई. आपने कंसेप्ट बताया, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया, ये मुझे कंपलसरी है, तभी ये कंसेप्ट यूज कर सकता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मुझे टोटल प्रेशर गिवन होगा क्वेश्चन में. ठीक है, व्हाई नॉट अगर दोनों तरफ गैसेस है तो तब क्या प्रॉब्लम है. अगर दोनों तरफ गैसेस है तो अपन कहेंगे सर तब ऐसा यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखो अगर अपने पास, मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको, कि अगर दोनों तरफ गैसेस होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा अपन को, तब भी यूज कर लेना चाहिए. नेक्स्ट पेज चले. Yes. ठीक है, एग्जाम्पल 3. Suppose in the reaction, for reaction, मेरे पास ऐसे क्या है, that is CO2 in gaseous state plus C, ये सॉलिड है और ये कन्वर्ट होता है twice of CO, ये gaseous state. The pressure of equilibrium, मतलब टोटल प्रेशर बोलते हैं उसे, 10 atmosphere. Then calculate Kp for the reaction. Kp for reaction. अब पता क्या, हमको ये नहीं पता ना कि ये इससे रिएक्ट करके कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसके 2 मोल बना तो रहा है, लेकिन इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे टू अटेन इक्विलिब्रियम. मान लो इसके इनिशियली 1 मोल, तो क्या 20% डिसोसिएशन के बाद ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, या 80% रिएक्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम आएगा, या 90% पर रिएक्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम आएगा. तो मुझे ये नहीं पता ना कितना रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना है. इसमें अपन कैसे बताएंगे कि कितना रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना है. भाई इधर वाले जो पहले अपन ने किए थे ना रिएक्शन, जैसे ये वाला है, तो इसमें अपन को ये पता था कि सर यहाँ तो कुछ है नहीं. भाई आप रिएक्शन जितना भी फॉरवर्ड जाएगा, इसका मोलर रेशियो 2:1 के मोलर रेशियो में ही बनेंगे, तो प्रेशर भी उतना ही होगा 2:1 के रेशियो में, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो प्रेशर का रेशियो 2:1 ही होगा. चाहे आप रिएक्शन बोलो कि 20% डिसोसिएट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये 30% डिसोसिएट हो रहा है, ये जो मर्जी चाहे, लेकिन मोलर रेशियो इनके यही रहेंगे, तो प्रेशर रेशियो भी इनका यही रहेगा. लेकिन अपन को इस रिएक्शन में ये नहीं पता कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना जा रहा है. सो इफ आई राइट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1/2 + 1 into 10/3, and partial pressure of CO is equal to 2/2 + 1 into 10, so that is 2/3, 20/3 atmosphere. अगर अपन ऐसे करेंगे ना तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी नॉट डजंट नो, ये जो होंगे रॉन्ग, बिकॉज वी डू नॉट नो
that at what percentage of reaction of CO2 with C will attain equilibrium. Because we cannot say that ना कि इक्विलिब्रियम पे इसका 1 मोल रहेगा और उसके 2 मोल्स रहेंगे. अरे भाई, अगर इसका मान लो 1 मोल है और ये जीरो है और 20% पे ही इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये तो 1 माइनस 0.2 हो जाएगा ना, और ये 2 इंटू 0.2 हो जाएगा. 2 इंटू 0.2 मतलब 20% डिसोसिएट होने के बाद ये 2 इंटू 0.2 हो जाएगा. तो ये इक्वल थोड़ी होंगे, अलग अलग. तो डिपेंड करेगा ना कितना परसेंट डिसोसिएट होने के बाद इसका इक्विलिब्रियम होता है, वो अपन को नहीं पता. इसलिए अपन इसमें ऐसा नहीं कर सकते. जब दोनों तरफ गैसेस है, एक ही तरफ गैसेस है तो कर सकते हैं, वो कर सकता है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें अपन को गिवन होगा कि भाई इनिशियली इसका प्रेशर कुछ है. इसमें अपन को गिवन होगा इस टाइप से कि भाई जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मुझे CO गिवन है, ट्वाइस ऑफ CO2 गिवन है, C गिवन है, ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, ये सॉलिड अपन को गिवन है, गैसियस अपन को. सो ये गैस गिवन था अपन को, ये सॉलिड गिवन था अपन को, और इक्विलिब्रियम पे ये ट्वाइस ऑफ CO गिवन. मान लो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका प्रेशर इनिशियली अपन को 5 एटमॉस्फेयर, 0, ये 2x हो जाएगा, ये 0.5 माइनस x हो जाएगा. अब अपन को क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि टोटल प्रेशर कितना. अगर मान लो अपन को गिवन होगा तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 8 एटमॉस्फेयर. तो अपन कहेंगे ठीक है, टोटल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर इसका प्लस पार्शियल प्रेशर इसका, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 8. सो ये हो जाएगा पॉइंट, नहीं ये 5 था, है 0.5 नहीं था, ठीक है ना, ये 5 था. तो अपन कहेंगे ये हो जाएगा अपने पास 5 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 8. सो x इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3. यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बता दें. Therefore, Kp of the reaction is equal to partial pressure of CO का square divided by partial pressure of CO2. That will be equal to ये आ जाएगा अपने पास 2x का square divided by अपने पास हो जाएगा 5 minus x. ठीक है, 2 into 3 to the power of 2 divided by 5. So ये 2 आ जाएगा अपने पास. ठीक है, 6 into 6 ना divided by 2, 89. ये बताइए अपने पास 18 atmosphere. तो like that we have to solve the question. ये वाला क्वेश्चन में अपन को कुछ गिवन होना चाहिए, डाटा गिवन होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो अपन क्या करें. अब देखो इसमें 18 आ गया, अपन को नहीं पता ना कैसे. अब 18 थोड़ी इससे आएगा, 8 से, वो अपन नहीं करते. तो अगर दोनों तरफ गैसेस हैं तो ऐसे नहीं करना जैसे अपन ने पहले मोल फ्रैक्शन डाल्टन्स लॉ. ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं. केस नंबर सर रुको ना, लिख लो. हो जाएगा, बता देना. ये सर ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट अपन कहेंगे भाई केस नंबर 4. तो रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वैसे तो अपन को पता है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
of dissociation and vapor density. अब कुछ पार्ट अपन ने पहले पढ़ा हुआ, व्हाट इज वेपर डेंसिटी. सो वी नो दैट व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अपन ने अल्फा से डिनोट किया, और वेपर डेंसिटी अपन को वीडीएस से शॉर्ट में लिख लेते हैं. वैसे अपन को एक बात पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है. सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. ये अपन को पता है, जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है. This concept is generally used when density of equilibrium mixture is given. Equilibrium mixture is given. ठीक है. तो पहले ना अपन एक रिएक्शन लिखते हैं, और उस रिएक्शन को लिखने के बाद फिर चेक करते हैं कि आप ये यूज करोगे क्यों, है ना. डिग्री ऑफ डिसीजन का जो रिलेशन है और वेपर डेंसिटी का, तो यूज क्यों करें, मतलब क्या जरूरत क्या है इसको यूज करने की. मान लेते हैं अपने पास एक रिएक्शन लिखा है PCl3 है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लस Cl. अब अपन को जितना आता है वो देखते हैं. अब आप डिग्री ऑफ डिसीजन अज्यूम करोगे, और अगर इनिशियल मोल्स गिवन नहीं है तो 1 लेना होता है. मैंने आपको तब भी बताया था जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया. इसके इनिशियल मोल्स 1 है अपने पास. अगर कुछ गिवन नहीं है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अपन इनिशियल मोल्स 1 ले लेते हैं. ये 0, ये 0. अगर अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन जो डिसोसिएट होगा, तो एट इक्विलिब्रियम अपन लिख लेते हैं कि अगर ये x बना इक्विलिब्रियम आने के लिए x बनेगा तो ये 1 - x होगा. इसमें किसी को डाउट नहीं. और इसमें अगर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे. वो 1 - x प्लस x होता है, तो एक कैंसिल हो गया, तो अपने पास 1 + x हो गया. ये अपन को पता है. मुझे इनिशियल मोल्स पता है, मुझे मोल्स एट इक्विलिब्रियम पता है, और अगर डिग्री ऑफ डिसीजन कैलकुलेट करना है तो मुझे अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू x/1 होगा. ये भी पता है, क्योंकि मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स को ही अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं. ये अपन को पता है. ठीक है. अब अपन क्या बोलेंगे कि भाई इसमें ना डिग्री ऑफ डिसीजन का रिलेशन वेपर डेंसिटी से होता है. कैसे होता है वो देखते हैं. वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेट. एक्चुअली इस इक्वेशन के लिए अपन पढ़ रहे हैं ये सारा कॉन्सेप्ट. मतलब वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ वेपर डेंसिटी है तो इनवर्सली नंबर ऑफ मोल्स लिखे, नीचे वेपर डेंसिटी लिखा तो मैंने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखे. वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट, अब इसमें अपन देखना क्या करना है, इसके लिए पढ़ रहे हैं, और ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आया. So vapor density at initial state is equal to molecular weight of initial, मतलब PCl5 का molecular weight डिवाइड बाय 2. इनिशियल का मतलब जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था उसको अपन इनिशियल बोलेंगे. तो वो तो अपन कहेंगे सर अगर मुझे ये गिवन है जिसको डिसोसिएट कर रहे हैं तो फिर इनिशियल वेपर डेंसिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मुझे पता है क्या होगा. भाई किसका डिसोसिएशन हो रहा है वो देखना. सो इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा,
इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 208.5, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। वो तो आप बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे ये पता है, ये अपन को पता है, ये भी मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। वो इक्विलिब्रियम पे मोल्स लिखूंगा तो मैं बता दूंगा। और ये भी मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितने थे, इनिशियल मोल्स 1, मतलब जितना भी आप इनिशियल मोल लोगे ना, वो ये वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट में सभी के मोल्स को ऐड करके बता दूंगा। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, इतने पार्ट से, जिसकी जो मुझे पहले से आता है। बस आपने मुझे ये बताया कि इनिशियल वेपर डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो वो जो इनिशियली जिसका डिसोसिएशन कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको इनिशियल मिल जाएगा। मुझे सिर्फ अगर ये पता चल जाए, ये पता करना है मुझे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअली वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइड बाय 2। अगर मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइड बाय 2 आ जाए तो मुझे कैलकुलेट पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे, उसी के लिए तो इसलिए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कंसेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं ये इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाकी पार्ट तो अपन को आता है भाई। इधर इनसे टोटल सम करके नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम लाता है। इनिशियल मोल जितने लिए आपने, जो भी आपने लिया होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर गिवन तो अच्छी बात है, नहीं तो डिग्री ऑफ डिसीजन के लिए इनिशियली 1 लेना होता है, तो अपन ने 1 ले लिया। ये मुझे आता है, बस इसकी बात बता दो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक बार देखो, अपन को पता है पीवी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाय एम आर टी। मैंने नंबर ऑफ मोल एन को मतलब डब्ल्यू बाय एम लिखा है। हाँ ठीक है, ये तो फिर बात है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। डी क्या है, डेंसिटी। डी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई वी, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो आपने वेट और वॉल्यूम को इधर ले आए तो डेंसिटी लिख लिया और ये पीएम। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम विल बी इक्वल टू डी आर टी अपॉन, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो आप। अपन क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे ये गिवन है कि डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि अपन ने कहा था, तो टेम्परेचर तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम अटेन किया। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपन को पता है कैसे लिखते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, वो अपन को प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं। वो एक प्रेशर जिस पे ये इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, वो अपन को क्वेश्चन में गिवन हो तो मैं मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैलकुलेट करूंगा। मॉलिक्यूलर मास आ गया, डिवाइड बाय 2 कर लो, या आप यहीं कर दो, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर लो और इसको लिख दो इक्विलिब्रियम स्टेट। लिख दो आप इसे इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट लिख लो, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। So we got that. What is vapor density at equilibrium? Once we get this, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, ये तो मुझे पता है गिवन है, ये वाला वैल्यू 1 प्लस एक्स है, ये 1 है, मैं x कैलकुलेट करके अपन बता सकते हैं बाकी वो। So vapor density at initial state divided by vapor density, बोलो कोई डाउट है? इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस डिवाइड बाय 1, ये मॉलिक्यूलर मास बाय 2,
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, m/2। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय 2। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं x कैलकुलेट करके बता दूंगा। We get x, then we can calculate Kp अपना रिएक्शन। जो मर्जी चाहे पूछ लो आप मुझसे, क्योंकि Kp कैसी है तुमको पता है ना, Kp कैसी क्या होगा। अब ये कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मान लेते हैं बिल्कुल ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन बना देता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे कैलकुलेट Kp फॉर रिएक्शन, इसी को ले लेते हैं। PCl5 is an equilibrium with PCl3 plus Cl, which attain equilibrium at 300 Kelvin and atmospheric condition। मतलब 1 एटमॉस्फेयर दे दिया आपने, है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। When density of equilibrium mixture is थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता है, ग्राम पर डेंसिटी मुझे गिवन है, ग्राम पर। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये सब अपन को गिवन है सर, सीधा सीधा ये अप्लाई करूंगा और अपना कैलकुलेशन करूंगा। भाई अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारा पार्ट लिखा हुआ है, ये सारा पार्ट लिखा हुआ है, मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। लो भाई सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेपर डेंसिटी इसका मॉलिक्यूलर मास बाय 2, मतलब 208.5 डिवाइड बाय 1 प्लस x डिवाइड बाय 1। और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट में यहां से कैलकुलेट कर दूंगा। कैसे, डेंसिटी मुझे गिवन है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट है, डेंसिटी मुझे गिवन है 1.84, आर का वैल्यू मुझे गिवन है 0.082, टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन और डिवाइड कर दूंगा मैं 2p से, प्रेशर मुझे 1 गिवन है। लो भैया इन दोनों का प्रोडक्ट 25 मान लेते हैं, 1/12 इंटू दिस इज 25, वैसे तो 24.65 होता है, बट 25 मान लेते हैं और इसको कैंसिल कर लेते हैं, सो 0.92 आ गया। 0.92 और 25 है ना, 0.92 और 25, तो जरा कैलकुलेट करेंगे अगर अपन, ये दोनों 25 और ये 2 है, तो 0.92 और 25 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20 के आसपास आ गया। ये डिवाइड बाय 2 होगा तो 104.25 और ये तो मैक्सिमम आ रहा है अपने पास 20, नियरली 20 तो कंज्यूम कर लेगा। सो अपने पास आया x आ गया, we get Kp और x आ गया तो Kp आ जाएगा, है ना, x आएगा तो Kp आ जाएगा। Kp लेकिन कैसे कैलकुलेट करना भाई, मोल्स गिवन है, x इज अ मोल्स है, तो Kp अगर लिखोगे आप तो आपको ऐसे करना पड़ेगा।
डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी 1 है। एक्स आएगा तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर गिवन है ना एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो टोटल मोल्स 1 प्लस एक्स है, तब कैलकुलेट करेंगे। बोलो तो कैलकुलेट कर देता हूँ, करूँ कैलकुलेट? अब उधर जगह नहीं है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा किसी चीज को हटाना नहीं नहीं चाहता। सर, भाई इसको 104.5 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो 104.5 से 20 माइनस करूंगा तो 80.5 डिवाइड बाई 80 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.25 के आसपास आ रहा है। 0.25 आएगा, एक्स तो अपन कैलकुलेट करेंगे, 25% एसोसिएट हो रहा है। हो गया अपना क्वेश्चन। कर लोगे? एक्स का वैल्यू आ रहा है अपने पास तो बड़ा आना चाहिए, टेम्परेचर मुझे थोड़ा और लेना चाहिए था। ये वैल्यू थोड़ी और बड़ी आनी चाहिए, बट टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 9 कर देते हैं, 900। इसको मैं टेम्परेचर को 900 कर देता हूँ। टेम्परेचर मुझे लग तो रहा था कुछ गड़बड़ होगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये वो गड़बड़ आ रहा है ना, वरना एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, 1 तो था ही, वरना मेरा एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। तो अपन 1/12 मतलब ये अपने पास अब सही आ जाएगा। कर दूं 900 इंटू 0.081 इंटू 1.84 डिवाइड बाई 2, 67.9, तो ये सही हो जाएगा 67.9। अब ठीक है, 67.9 मतलब 68 के आसपास। अब 68 आएगा तो ठीक है, तो 104 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 68.5, 0.52 आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.53। एक्स का वैल्यू 0.53 आ रहा है। नाउ वी कैन कैलकुलेट। लो भाई अपना आंसर। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, अब जो भी आंसर आएगा अपने आप कैलकुलेट कर लेना, और एक सब्स्टिट्यूट करके पी टोटल 1 है, और आप उसके बाद बता देना। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ सकते हैं। वैसे अब अपन आगे कंसेप्ट पढ़ नहीं पाएंगे, अपन इतना ही पढ़ते हैं आज, है ना। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलो भाई ठीक है।